Okay, I am Dr. Yes. Afshin Fatima. I warmly welcome you all in today's webinar with great joy and pleasure. Today's webinar is about research ethics and idea generation. For this purpose, we have Dr. Mohammad Wasim Bari. Dr. Mohammad Wasim Bari is professor at GC University, Faisalabad. He is also editor of IGI Global and Sage Publications. Now, let us, without wasting any time further, let's move towards Dr. Bari. Dr. Saab, can you please start now? Thank you. Thank you very much. Dear students, Assalamu alaikum and fellows. Uh, I was checking the registration from last few days and I found that most of the people are belongs to Pakistan and some of them from India and Bangladesh. And I hope so all of you are from these three countries. And if I speak in Urdu, it will be better for all of us to understand, because many students are at undergrad level, and I feel that they will be little confused while speaking English, or maybe they will not be able to understand completely the concepts which we are going to discuss today in session. So, what you guys say is that it is better if we speak in Yes, Urdu. yes, sir. Or participants can tell in chat room, please. Research ethics and idea generation. This is the topic which we are going to discuss today in the session. So, first of all, we need to know what is ethics. अगर हम ethics की बात करें जनरली, तो हम बोलते हैं कि हमारी मॉरल वैल्यूज़ जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, या जिस कल्चर में हम, या जिस कंट्री में हम रह रहे हैं, जिस सिस्टम में हम काम कर रहे हैं, उनकी मॉरल वैल्यूज़ जो हैं, उन्हीं की बेस के ऊपर उस सोसाइटी के, उस मुआशरे के एथिक्स जो हैं वो जन्म लेते हैं, और उन्हीं को लेके जो है हम आगे चलते हैं। अब एथिक्स जो है ये कोई कांस्टेंट चीज़ नहीं है, ये डिफरेंट मुल्कों में, डिफरेंट सिचुएशंस में ये बदलते रहते हैं। जैसे जैसे मॉरल वैल्यूज़ डिफरेंट सोसाइटीज़ की होती हैं, वैसे वैसे जो हैं वो एथिक्स भी चेंज हो सकते हैं और होते हैं। इसलिए आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि जब एथिक्स की बात करें या मॉरल वैल्यूज़ की बात करें, तो इसको हमेशा रिलेटिविज़म में, यानी कि जिस सोसाइटी में, जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं, उसकी वैल्यूज़ को सामने रखें, उनको वैल्यूज़ को सामने रख के जो है वो हम इन चीज़ों को देखें। अदरवाइज़ एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी से डिफरेंट होगी, जिसके लिए हमें प्रॉब्लम जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं। इसलिए आप लोग पहले तो ये बात समझ लें कि एथिक्स जो हैं वो किसी एक सोसाइटी के लिए मुख्तलिफ हैं और दूसरी सोसाइटी के लिए वो एथिक्स जो हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। लिहाजा में मेंटली तौर पे इस चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए और दूसरे के ऊपर, अपनी सोसाइटी की बुनियाद के ऊपर प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि वी शुड फॉलो दैट वन। नाउ वी आर ऑन रिसर्च एथिक्स। रिसर्च एथिक्स जो हैं वो इन जर्नल इंटरनेशनल रिसर्च एथिक्स कमेटी के डिफाइंड रूल्स जो हैं उसके मुताबिक जो है वो एक जैसे ही हैं इन जर्नल, सिवाय कुछ इलाकाई सिचुएशंस और उनके असरात के अलावा। We all need to follow the research ethics unanimously as per international research ethics standards. Research ethics की डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट लेवल्स में हम इसको जो है वो रिसर्च एथिक्स को फॉलो करते हैं, और उन्हीं चीज़ों की अगली स्लाइड्स के अंदर हम जो है वो डिटेल्स देखने जा रहे हैं कि रिसर्च एथिक्स क्या है। सबसे पहली चीज़ जो है रिस्क एंड हार्म।
जब भी हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं, रिसर्च शुरू करते हैं, सबसे पहले तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है उसमें दो चीज़ें शामिल होती हैं। एक तो सब्जेक्ट्स जिनके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं, जिनके ऊपर हम काम जो है वो लेके चल रहे होते हैं, और दूसरी चीज़ जो है वो होती है हमारी पार्टिसिपेंट्स। दो चीज़ें, एक सब्जेक्ट जिसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं, कोई भी रिसर्च एरिया जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, एक तो वो चीज़ होती है, और दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है पार्टिसिपेंट्स। अब हमारा रिसर्च एथिक्स का सारा जो ताल्लुक है वो सारा का सारा पार्टिसिपेंट से है कि हमने पार्टिसिपेंट्स के साथ अब जो रवैये अपनाने हैं, जो उनके साथ जो हमने डील करना है, वो हमने पार्टिसिपेंट्स को हर तरीके से प्रोटेक्ट भी करना है, उनको सिक्योर भी करना है, और वो तमाम एथिकल प्रोसीजर अडॉप्ट करने हैं जो इंटरनेशनल एप्लीकेबल है रिसर्च के हवाले से, और जो लोकल कल्चर की रिक्वायरमेंट भी है स्पेसिफिकली उन पार्टिसिपेंट्स के हवाले से। तो ये चीज़ जो है वो सब। अब पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो चाहे ह्यूमन हैं, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे नबातात हैं, कोई भी पार्टिसिपेंट्स जो हैं जो जिनका डाटा जो है हमें मिलने जा रहा है, स्पेसिफिकली ह्यूमंस के हवाले से हम बात करें तो उनकी प्रोटेक्शन जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है, उनकी सिक्योरिटी जो है वो ज़रूरी है। अब किस तरह का नुकसान जो है वो पहुंचने का अंदेशा या खदशा रहता है व्हेन वी आर कंडक्टिंग द रिसर्च। एज अ रिसर्चर it is our responsibility to minimize the harm। ये नहीं है कि कोई रिसर्च हम करेंगे उसमें बिल्कुल कुछ नुकसान पहुंचने का अंदेशा नहीं होगा। कुछ ऐसे काम होते हैं जिनमें रिस्क होता है, जैसे ये वैक्सीन, कोविड-19 की वैक्सीन के अंदर प्रैक्टिस चल रही हैं, तो जो जब प्रैक्टिस चल रही थी और लोग जो है सैंपल लिए जा रहे थे और उसके ऊपर अप्लाई किया जा रहा था, तो बहुत सारे लोगों में जो है वो ये मामला आए कि उनको वक्ती तौर पे प्रॉब्लम आई हेल्थ की ड्यू टू दैट मेडिसिन। तो रिसर्च के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको खतरा तो होता है, लेकिन मिनिमाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है, उसको मिनिमम करें। अब उसमें कौन कौन तरह किस तरह के हार्म्स और रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। एक तो फिजिकल होते हैं कि आपकी बॉडी जो है अगर उसको आपने जो है वो एज ए डोनर के तौर पे पेश किया है तो उसके अंदर आपकी बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है, उसमें असरात जो है वो नुमायाँ हो सकते हैं। फिर साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट आ सकता है, नफसियाती तौर पे आपके ऊपर स्ट्रेस आ सकता है, प्रेशर आ सकता है, उससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। फिर सोशल वैल्यूज़ जो हैं वो आपकी डिस्टर्ब हो सकती हैं, सोशल मुआशरे में आपको जो है वो तनकीद का जो है वो निशाना बनना पड़ सकता है। उसके बाद कुछ लीगल मामलात ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें वो चीज़ें करनी पहले ज़रूरी होती हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो हमें जो है वो बाद में लीगली तौर पे प्रॉब्लम आएगी। लास्ट वन पे जो है वो है इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो हैं, इकोनॉमिकली अगर पार्टिसिपेंट्स को हमने इनवाइट किया है और पार्टिसिपेंट्स को इन्वॉल्व करके, तो जो भी रिसर्च का लोड है वो सारा का सारा अगर हम अपने पार्टिसिपेंट्स के ऊपर डाल देंगे तो रिजल्ट्स क्या निकलेंगे। तो पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनकी तो जिम्मेदारी नहीं है कि आपके रिसर्च के अखराजात जो हैं वो बर्दाश्त करें, ये तो हमने बर्दाश्त करने हैं। लिहाजा कोई भी किसी किस्म की जो है वो कास्ट जो आएगी वो हम पार्टिसिपेंट्स के ऊपर जो है वो इम्पोज नहीं कर सकते। कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करेंगे तो वो इलीगल होगी, और वो इलीगल जो है डेफिनेटली अनएथिकल होगी। फिर हम सोशल, जैसे कि मैंने कहा कि सोशल कास्ट जो है, सोशल रिस्क होता है कि पार्टिसिपेंट्स डिस्टर्ब हो सकते हैं, पार्टिसिपेंट्स के नेटवर्क डिस्टर्ब हो सकता है, सोशल वैल्यूज डिस्टर्ब हो सकती हैं। उसके बाद फिर जैसे साइकोलॉजिकल मैंने बात की कि साइकोलॉजिकली आपकी जो है एंगर बढ़ सकता है, फियर बढ़ सकता है, स्ट्रेस बढ़ सकता है, और फिजिकली जैसे कि बॉडी के अंदर डिफरेंट किस्म की जो है वो बीमारियां और इस तरह के इश्यूज जो हैं वो पैदा हो सकते हैं। तो इस तरह के 5 किस्म के किसी भी तरह के हार्म या रिस्क अगर इन्वॉल्व हैं तो बीइंग अ रिसर्चर हमें प्री प्लान होना चाहिए कि हमने अपने पार्टिसिपेंट्स की प्रोटेक्शन करनी है,
उनकी फिजिकल उनको जो है वो नुकसान ना पहुंचे, साइकोलॉजिकली वो स्ट्रेस पे ना आए, सोशल वैल्यूज उनकी डिस्टर्ब ना हो जिस मुआशरे में वो रह रहे हैं, बाद में उनको किसी तनकीद का सामना ना करना पड़े कि उसने किसी ऐसी स्टडी में पार्टिसिपेट कर लिया जो कि उनके मुआशरे में जो है वो तनकीद का बायस बने। और उसके बाद लीगल यानी कि कोई ऐसा काम जो है इलीगल ना हो जिसकी वजह से बाद में पार्टिसिपेंट्स को किसी न किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। और उसके बाद इकोनॉमिक, हमें किसी भी किस्म की कास्ट जो है वो पार्टिसिपेंट्स के ऊपर जो है वो इम्पोज नहीं करनी चाहिए। ये तो रिस्क हैं 5 तरह के जो कि इन्वॉल्व होते हैं जब पार्टिसिपेंट्स जो है वो ज्वाइन करते हैं। उसके बाद जैसे कि मैंने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी आप रिसर्च कंडक्ट करें और उसमें हार्म ना हो, हार्म के चांस होते ही हैं, लेकिन बीइंग अ रिसर्चर हमने बेनिफिट वर्सेस हार्म ये कंसीडर करना होता है। जो नेचुरल साइंसेस के स्टूडेंट हैं, बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स के रिसर्चर्स हैं जो केमिकल्स के साथ जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, या फॉर एग्जांपल कैंसर के ऊपर रिसर्च हो रही होती है, तो डिफरेंट किस्म की मेडिसिन जो है वो एक्सपेरिमेंट की जा रही होती हैं, जो पेशेंट्स होते हैं तो वो रिसर्च का हिस्सा होती हैं। तो R&D के अंदर जो है वो कई दफ़ा रिएक्शन हो जाते हैं मेडिसिन के, पेशेंट को नुकसान पहुंचता है, लेकिन इसके पीछे वर्सेस ये बेनिफिट देखने होते हैं कि रिसर्चर ने कि अगर ये मेडिसिन कामयाब हो गई, हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया, तो इसका बेनिफिट बहुत बड़ा है और आने वाली इंसानियत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। तो ये चीज़ भी मद्देनजर रखनी होती है कि अगर हार्म बिल्कुल कम है और इसका बेनिफिट बहुत बड़ा है, तो देन वी शुड फोकस ऑन द रिसर्च एंड इट इज़ एथिकल अप टू सम एक्सटेंट। लेकिन अगर आप समझते हैं कि बेनिफिट कम है और हार्म जो है वो ज़्यादा है, तो फिर हमें ये फैसला करना पड़ेगा कि ये रिसर्च जो है ये अनएथिकल है, ये एथिक्स के अंदर जो है वो नहीं आती, और वी शुड रिकंसीडर आवर रिसर्च क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव्स एज वेल। सो ये हार्म्स के हवाले से 5 किस्म के आपको मैंने हार्म्स बताए या रिस्क बताए जब आप पार्टिसिपेंट्स को लेते हैं अपनी रिसर्च के अंदर। तो एक तो वो देखें सोशल, इकोनॉमिक, लीगल, वो चीज़ें सारी देखें। उसके बाद फिर देखें एंड पे कि ये जो रिसर्च है आपकी, इसका बेनिफिट ज़्यादा है या नुकसान ज़्यादा है। अगर नुकसान मिनिमम है और बेनिफिट बहुत ज़्यादा, देन अगर ये इक्वल है फिर भी रिसर्च नहीं होनी चाहिए। अगर कंसीडरेबल हार्म है तो फिर भी रिसर्च नहीं होनी चाहिए। रिसर्च तभी होनी चाहिए जब मिनिमम हार्म हो, एक्सेप्टेबल हो, नेग्लिजिबल हो, देन वी शुड कैरी ऑन द रिसर्च। एक तो ये बात पहली। उसके बाद पार्टिसिपेंट्स जो हैं जब रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो वो कंसेंट लेते हैं, वो अपने पार्टिसिपेंट से कंसेंट लेते हैं। और जब कंसेंट लेनी होती है तो कंसेंट लेने से पहले कुछ जिम्मेदारियां हैं। बीइंग अ रिसर्चर, आप भी अगर रिसर्च कंडक्ट करेंगे तो आपने भी कुछ जिम्मेदारियां अपने सर पे लेनी हैं कि आपने उससे अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है उसको शेयर करने के लिए कहना है, उसकी प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी जो है उसको जो है वो शेयर करना है, कोई पेमेंट उसको देनी है या कुछ फाइनेंशियल मामलात हैं वो उससे क्लैरिफाई करने हैं, फंडिंग सोर्स उसको बताना है कि ये जो मैं रिसर्च कंडक्ट कर रहा हूँ इसका फंडिंग सोर्स कौन सा है, कहीं कोई इलीगल फंडिंग सोर्स तो नहीं है, कोई बाहर के मुल्क के फंडिंग तो नहीं आई जो बाद में उस बंदे के लिए प्रॉब्लम पैदा हो। फिर डाटा जो है वो कैसे मैनेज होगा, डाटा लीक होने के चांसेस तो नहीं है, तो फिर डाटा यूज किस पर्पज के लिए किया जाएगा, क्या कोई इलीगल पर्पज तो नहीं होगा, कोई कमर्शियल एक्टिविटी तो नहीं होगी बाद में। ये चीज़ें जो हैं ये भी उसको पार्टिसिपेंट को बतानी है। फिर उसको ये भी बताना है कि ये रिसर्च पब्लिश कहाँ पे होगी, किस मुल्क से पब्लिश होगी, कौन सा अदारा पब्लिश करेगा, कितने फेजेस में पब्लिश होगी, पब्लिकेशन का फॉर्मेट जो है वो क्या होगा, और इसमें आपकी सिक्योरिटी कहाँ पर होगी, और फिर इवेंचुअली इस रिसर्च का आपको क्या बेनिफिट पहुंचेगा। ये चीज़ें आपने पार्टिसिपेंट को बतानी है, क्लियर करनी है। ये नॉर्मली जब हम रिसर्च पेपर लिखते हैं या थीसिस लिखते हैं तो दिस इज अ पार्ट ऑफ मेथोडोलॉजी, चैप्टर नंबर 3 थीसिस के हवाले से या रिसर्च पेपर में मेथोडोलॉजी का जो पार्ट है उसके अंदर जब हम लिखते हैं तो ये चीज़ें जो हैं वहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पार्टिसिपेंट से डाटा
कैसे इकट्ठा किया, कैसे कंसेंट हासिल की, ये बताना ज़रूरी है। अगर ये पहली 5-6 चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई हैं, ये बताने के बाद पार्टिसिपेंट इनकार कर देता है कि मैं इसको ज्वाइन नहीं करना चाहता, तो आप जो है उस बंदे को मजबूर नहीं करेंगे कि यू शुड कंडक्ट द रिसर्च। ये तो बुनियादी चीज़ें हैं जो कि आपने पार्टिसिपेंट को पहले बतानी है, उसकी कंसेंट लेने के लिए, उसकी मर्जी जानने के लिए। अगर वो ये सारी चीज़ें सुन के उसको पसंद आता है कि ये फंडिंग सोर्स ठीक है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मेरी प्राइवेसी जो है वो रहेगी, पब्लिकेशन में अच्छी जगह पे होगी, बेनिफिट्स मुझे इसको मिलेंगे, तो देन आप उसको एज ए पार्टिसिपेंट उस रिसर्च में ऐड करें। दूसरी जो अप्रोच है वो ये है कि ऑप्ट आउट अप्रोच। ऑप्ट आउट अप्रोच क्या है कि आपने एक जनरल स्टेटमेंट लिख दी कि हम जो है, जैसे कि अभी दिया ज़कात डिडक्शन की, कि पाकिस्तान के अंदर बैंक्स में हर रमज़ान के अंदर जो है ज़कात जो है वो मुस्लिम से डिडक्ट होती है उनके बैंक अकाउंट से, और बैंक में अकाउंट से जब डिडक्ट होती है तो ये बताया जाता है कि वो तमाम लोग जिनकी अमाउंट सर्टन जो है वो बैंक अकाउंट में पड़ी होगी, उनसे हम पैसे काट लेंगे ज़कात के। लेकिन अगर कोई बंदा अपना एफिडेविट दे देता है, स्टैम्प पेपर दे देता है और कहता है कि मेरी ज़कात ना काटी जाए, तो उसकी ज़कात नहीं काटी जाएगी। अलबत्ता जो ज़कात नहीं देंगे वो बाकी जितने भी अकाउंट्स होंगे तमाम के ऊपर डिडक्शन ज़कात की होगी। ये जनरल रूल है, इसे बोलते हैं ऑप्ट आउट अप्रोच। इसी तरह रिसर्च में एक जनरल स्टेटमेंट जब डाटा कलेक्ट करने के लिए शुरू होती है तो एक जनरल अप्रोच टेक्निक इस्तेमाल की जाती है कि वो तमाम लोग जो कि इस रिसर्च फार्म को, इस सर्वे को, इस क्वेश्चनियर को फिल आउट कर देंगे, इस क्वेश्चनियर को फिल कर देंगे, इसका मतलब ये है कि दे ऑल आर agreed, their consent is included, they are ready to participate in this research, so we have got the consent, we have got the consent from those people। वो कौन से लोग? जिन्होंने फॉर्म, सर्वे फॉर्म फिल करना था या कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी थी, उन्होंने परफॉर्म कर दी और उसके बदले में उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं किया, कोई आर्गुमेंट नहीं किया, तो इसका ऑप्ट आउट अप्रोच के तहत दे आर एग्रीड विद ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस। तो ये पैरेलल अप्रोच है। पहली अप्रोच क्या है फ्री कंसेंट की, कि आप ये तमाम इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन करें, उनको बताएं कि ये चीज़ें हैं, अगर वो एग्री करें देन यू टेक देम एज अ पार्टिसिपेंट। दूसरा मैंने आपको बताया ऑप्ट आउट अप्रोच, इसके तहत आप एक जनरल स्टेटमेंट मेथोडोलॉजी में लिख देते हैं कि हमने तमाम लोगों को रिसर्च क्वेश्चनियर जो है वो तकसीम किए, तो जो लोग एग्री थे उन्होंने ये फिल कर दिया, और जिन लोगों ने फिल किया उससे मुराद ये है कि उन्होंने अपनी कंसेंट जो है, अपनी मर्जी जो है उसमें शामिल कर दी, सो दे वर एग्रीड। ये बहुत ही ज़रूरी है एथिकली। उसके बाद कोर्शन है। कोर्शन का लफ्जी जो मीनिंग है दैट इज़ अ प्रेशर, दबाव। आप पार्टिसिपेंट्स को प्रेशर के तहत अगर उनसे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उनकी कंसेंट ले रहे हैं कि भाई आप ये लाजमी काम करना है, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ में होता है, नॉर्मली टीचर से, बच्चों से अगर डाटा ले रहे हैं तो वो कहते हैं ये सारे लोग फॉर्म फिल कर दो। इस तरह का जो फॉर्म फिल होता है उसमें कभी भी डाटा जो है वो जेन्युइन नहीं रहता, क्योंकि आप एक तरह का प्रेशर डालें उनके ऊपर कि ये फॉर्म सारे फिल करें। हो सकता है उनमें से कुछ फिल ना करना चाह रहे हों, उनकी मर्जी ना हो, लेकिन आपकी क्योंकि पोजीशन जो है वो अपर है, आप स्ट्रेस क्रिएट करेंगे, प्रेशर डालेंगे, तो लिहाजा उनको जो है वो फिल करना पड़ेगा। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अगर बॉस जो है या मैनेजर्स जो हैं वो कहते हैं तमाम एम्प्लॉई ये क्वेश्चनर फिल करें, तो वो टिक 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 मार के जो है फिल करके दे देंगे, दे विल नॉट बॉदर। लिहाजा क्वेश्चन भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद कंसेंट के हवाले से लिमिटेड डिस्क्लोजर। अगर किसी किस्म की कोई मामला, कोई रिस्क, मिनिमम लेवल के भी रिस्क इन्वॉल्व हैं, तो वो भी आपने उस रिसर्चर को डिस्क्लोज करने हैं। कई दफ़ा रिसर्चर ये समझते हैं कि भाई ये तो छोटे मोटे इश्यूज हैं, नॉर्मल रिस्क हैं, ये पार्टिसिपेंट को बताने की जो है वो ज़रूरत नहीं है, इससे कोई बड़ा मसला नहीं होगा। तो इस तरह की चीज़ें छुपाना जो है वो भी अनएथिकल है।
लिहाजा कंसेंट लेने के लिए ये चीज़ें जो हैं वो आपने मद्देनज़र रखनी है आपने पार्टिसिपेंट की, और इस चीज़ को आपने जब मेथोडोलॉजी लिखनी है थीसिस की या रिसर्च पेपर की, उसके अंदर आपने इस चीज़ को मेंशन भी करना है कि आपने कंसेंट किस तरीके से लिया, आपने ये इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन की, आपने ऑप्ट आउट अप्रोच इस्तेमाल की, या कोई क्वेश्चन तो अप्लाई नहीं किया, या कोई लिमिटेड डिस्क्लोजर तो नहीं उनको किया कि बातें छुपा ली और डाटा कलेक्ट कर लिया। आपने ये सारी चीज़ें उनको डिटेल में बतानी है। तो कंसेंट होगी तो यू विल बी legally eligible as a researcher to get the data from those people, and those people can logically and ethically will be eligible to join the research as a participant. Okay, तो भाई समझ आ रही है आप लोगों को? मुझे आपका फीडबैक कोई नहीं आ रहा, मुझे ऐसे लग रहा है मैं जैसे रेडियो पे बोल रहा हूँ। नहीं सर समझ आ रही है सर, वी आर गेटिंग। जी हमें समझ आ रही है। जी सर आ रही है समझ। जी सर समझ आ रही है। ये ना हो कि मैं ऐसे रेडियो बोल के चला जाऊं और उधर से भी बंद हो जाए और इधर से भी बंद हो जाए। नहीं सर, क्वेश्चंस हम एंड पे लेंगे, समझ में आ रही है, हम नोट डाउन कर रहे हैं जो भी क्वेश्चंस हैं। ओके अच्छा, उसके बाद रिक्रूटमेंट, जाहिर है कंसेंट लेने के बाद आपने उनको जो है वो लेते हैं एज ए पार्टिसिपेंट, रिक्रूट करते हैं। तो रिक्रूटमेंट में दो चीज़ें हमने जहन में रखनी है। पार्टिसिपेंट शुड बी रेलिवेंट टू द रिसर्च टॉपिक। पहली बात ये है कि आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका लिंक हो आपकी रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स और जो रिसर्च एरिया है, जो रिसर्च क्वेश्चन है उसके रेलिवेंट। इररेलेवेंट लोग लेंगे तो वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, वो रैशनल नहीं होगी स्टडी आपकी। कि आप फॉर एग्जांपल रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं कैंसर पेशेंट्स के ऊपर और डाटा जनरल पेशेंट से लेंगे आप, तो इस तरह की रिसर्च जो है वो फ्रूटफुल नहीं रहेगी। या आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं पाकिस्तानी कल्चर के ऊपर और डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उन पाकिस्तानी से जो मुल्क से बाहर हैं, तो वो रेलिवेंट नहीं है, मोस्ट रेलिवेंट नहीं है, लिहाजा आपके रेलिवेंट पार्टिसिपेंट नहीं होंगे और आपकी मेथोडोलॉजी यहाँ पे वीक हो जाएगी। स्पेशली वो रिसर्चेस जो प्राइमरी डाटा के ऊपर बेस करती है, वहाँ पे ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और एडिटर जो है वो सबसे ज़्यादा पॉइंट उठाता है आपकी मेथोडोलॉजी के ऊपर। उसके बाद फिर जस्टिफाइड क्राइटेरिया, जो भी आपने एक क्राइटेरिया बनाया अपने पार्टिसिपेंट्स को रिक्रूट करने का, चुनने का, आपने बताना है कि मैंने ये लोग जो चुने हैं किसी एजुकेशन की बुनियाद पे चुने हैं, किसी खास एक्सपीरियंस की बुनियाद पे चुने हैं, रैंडमली चुने हैं, किस कल्चर से चुने हैं, क्या रीज़न थी, तो ये भी आपने क्लैरिफाई करना है रिक्रूट करते हुए। रेलिवेंट होने चाहिए और अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया, और जस्टिफाइड क्राइटेरिया होना चाहिए। ये नहीं है कि 2-4 लोग क्राइटेरिया पे हों और बाकी जो है वो डिफरेंट हों, ये जो है काम जो है वो खराब होगा। उसके बाद नेक्स्ट ये है वो आइडेंटिफाइबिलिटी है। सबसे ज्यादा रिसर्चर जो है वो डरता है डाटा लेते हुए कि पार्टिसिपेंट्स पता नहीं ताउन करेंगे कि ताउन नहीं करेंगे। स्पेशली उन कम्युनिटीज़ के अंदर जहाँ पे एजुकेशन का लेवल ज़रा कम हो या रिसर्च कल्चर ज़रा वीक हो, तो वहाँ के लोग पार्टिसिपेंट इतनी आसानी से नहीं बनते। क्योंकि जो सबसे बड़ा मसला होता है, उनको ये डर होता है, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से डाटा कलेक्ट करने जाएं तो एम्प्लॉइज़ को ये डर रहता है कि कोई ऐसी बात हमने कर दी जो कि बात तो ठीक हुई लेकिन कंपनी के खिलाफ हुई तो मसला पैदा हो जाएगा या मुआशरे में कोई इशू पैदा हो जाएगा अगर हमने कल्चर से हट के बात कर दी। तो वो इस डर से कहीं हम कहीं जाने ना जाएं और हमारे ऊपर कोई प्रेशर ना आ जाए, हमें कोई नौकरी से हाथ ना धोना पड़ जाए, तो इस वजह से रिसर्च जो है वो रैशनल नहीं रहती, जो डाटा है वो रैशनल नहीं रहता, जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अवॉइड करते हैं फिर इस तरह की बातें बताने से। लेकिन बीइंग अ रिसर्चर अगर आपने कन्विंस कर लिया है अपने पार्टिसिपेंट्स को कि भाई आपकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो 100% जो है अनोनिमस रहेगी और किसी तरीके से भी आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, आपका इलाका, आपका इंस्टीट्यूट जो है वो डिस्क्लोज नहीं होगा, तो इस यकीन के साथ फिर पार्टिसिपेंट जो है वो डाटा देना शुरू करता है, वो किसी हद तक डाटा प्रोवाइड कर देता है। और इसका बुनियादी जो आसान हल होता है वो ये होता है कि आप कोडिफिकेशन करें,
आप जितने फॉर्म आप सर्वे फॉर्म यूज़ करते हैं उनकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल एक साइड पे कर दें, वो हिसाब फाड़ के साइड पे रख दें जो जहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन है किसी भी पार्टिसिपेंट की, और उसको एक कोड अलॉट कर दें, डिजिटल कोड, जो आप बाद में दोबारा जो है वो वेरीफाई कर सकें कि डाटा जो है किस तरीके से आया। और वो डाटा अपने पास महदूद रखें, आपके इख्तियार में हो, और आपको ही पता होना चाहिए ये डाटा किसका कहाँ से आया है। और जितना आप एथिकली उनके साथ कमिटेड होंगे, जितने अच्छे एथिक्स के साथ आप उनकी कॉन्फिडेंशियल चीज़ों को रखेंगे, उतना उनका इत्मीनान बढ़ेगा, और जितना इत्मीनान बढ़ेगा उतना ही अच्छा रिसर्च डाटा आपके पास आएगा, और उतने रिजल्ट्स जो हैं अच्छे आएंगे, और जनरलाइजेबिलिटी ऑफ द रिसर्च जो है या रिजल्ट्स जो है वो बढ़ेंगे। लिहाजा आइडेंटिफिकेशन छुपाना भी एथिकली बड़ी ज़रूरी है। उसके बाद कल्चर एंड सोशल वैल्यूज़, बहुत इंपॉर्टेंट बात है एथिक्स के हवाले से। जब आप कहीं पर भी रिसर्च कंडक्ट कर रहे हों, जो क्वेश्चन आप डेवलप करते हैं या ऑब्जेक्टिव आप बनाते हैं, टारगेट सेट करते हैं, सब्जेक्ट को चूज करते हैं, तो आप हमेशा उस इलाके की कल्चर और सोशल वैल्यूज को जरूर मद्देनजर रखें, अदरवाइज आपको डाटा सही नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पे अगर आप कुछ लिबरल किस्म का डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं, फेमिनिज्म के बारे में, वर्क प्लेस हरासमेंट के बारे में डाटा इकट्ठा करना चाह रहे हैं, तो वेस्टर्न कंट्रीज में तो फीमेल्स दे आर वेरी वोकल, वो आपको अपना राय जो है वो ज़रूर देंगी, और आपको ओपन क्वेश्चंस को भी आंसर करेंगी, और क्लोज क्वेश्चन को भी आंसर करेंगी। लेकिन अगर वही क्वेश्चन आप ईस्टर्न कंट्रीज में अप्लाई कर देंगे, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, या इस तरह से ममालिक में जहाँ पे ये कल्चर इतना ओपन नहीं है, तो आपको आपके डाटा का जेन्युइन रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। लिहाजा अपने पार्टिसिपेंट से अगर आपने जेन्युइन डाटा लेना है तो सोशल और कल्चरल वैल्यूज को जो है वो हमेशा मद्देनजर रखें, और मद्देनजर रखने के बाद जो है आप डाटा शुरू करें। अब कई दफ़ा हमारी मजबूरी होती है कि आपको इस तरह का डाटा चाहिए भी होता है, क्योंकि रिसर्च तो कर, तो फिर आपने अपने पार्टिसिपेंट्स को इतना कंफर्ट लेवल प्रोवाइड करना है, दे फील कंफर्ट वाइल प्रोवाइडिंग द डाटा। उनको ये एहसास दिलाएं कि ये डाटा कितना इंपॉर्टेंट है और इसका जो है वो कितना फ़ायदा है, देन दे विल बी एबल टू गेट द बेनिफिट, एंड यू विल आल्सो गेट द बेनिफिट फ्रॉम द रिसर्च। अदरवाइज अगर आपने कल्चरल वैल्यूज़ को और सोशल नॉर्म्स को कंसीडर ना किया, तो आपका डाटा में भी लोग प्रोवाइड कर तो देंगे, लेकिन जो है वो डाटा जेन्युइन नहीं होगा, आपकी रिलायबिलिटी डाटे की जो है वो उस पर क्वेश्चन होगा, और उसकी जेन्युइननेस के ऊपर जो है वो क्वेश्चन उठ जाएंगे। अच्छा, अब हम आ रहे हैं, ये तो रिसर्च एथिक्स के वाले से हम पिछली बातें करते आ रहे थे, हम अब आए हैं एथिक्स वाइल कंसीविंग द आइडिया। जब आइडिया कंसीव करते हैं तो वहाँ पे एथिक्स की कहाँ ज़रूरत होती है, और वहाँ पे एथिकल क्या करने की ज़रूरत होती है। इसमें जो बुनियादी बात है वो है, सबसे इम्पोर्टेंट वो है जस्टिफाई योरसेल्फ। जब आप आइडिया कंसीव कर रहे होते हैं तो आप अपने ज़मीर को मुतमिन करें कि मैंने ये जो आइडिया जनरेट किया है, क्या ये मैंने एथिकली अपना ही मेहनत से ये डाटा आइडिया जनरेट किया है, कहीं से मैंने ये डाटा जो है चोरी तो नहीं किया, कहीं से हेल्प तो नहीं ली, किसी से डाटा जो है वो मैंने लेके उसको मॉडिफाई करके अपना जो है वो आइडिया तो नहीं डेवलप कर लिया। लिहाजा आइडिया डेवलप करते हुए, जब भी आप आइडिया डेवलप करेंगे, यू मस्ट कंसीडर द ethics values while developing the idea, and must satisfy your happiness and your satisfaction, inner satisfaction while developing the idea, कि ये जो आइडिया है ये मेरा ही है, मैंने रिसर्च करके, लिटरेचर पढ़ के, इंडस्ट्री इन्वेस्टिगेशन करके, किसी भी तरीके से डाटा मैंने ये जनरेट किया है, और उसकी बुनियाद पे ये मेरे पास आइडिया है, ये मेरा है। अगर आपका ज़मीर मुतमिन है तो दैट इज़ द ethical idea and you should adopt it. अच्छा, उसके बाद जब हम ड्राफ्ट कर रहे होते हैं
जब हम पेपर ड्राफ्ट कर रहे होते हैं या थीसिस ड्राफ्ट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी एथिक्स का हमने ख्याल रखना होता है। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, जब भी आप ड्राफ्ट करें तो हमेशा अपना माइंड अप्लाई करें, अपने वर्ड्स यूज़ करें। आपका माइंड जो वर्ड्स बना के दे, आपका माइंड जो सेंटेंसेस बना के दे, उसको इस्तेमाल करें। जो किसी के हैं उनको तोड़ मरोड़ के लिखने की कोशिश ना करें। वो सारी ज़िंदगी आप तोड़ मरोड़ के लिखते रहेंगे, लेकिन कभी भी आपके रिजल्ट्स जो हैं वो फ्रूटफुल नहीं आएंगे। लिहाजा हमेशा कोशिश करें कि आप लोग जो हैं वो अपने माइंड के साथ अपने वर्ड चुन के जो है वो लिखना सीखें। नंबर 1। नंबर 2, डोंट अडॉप्ट टार्जन स्टाइल। ये मैंने एक सिंपल फ्रेज लिखी है। टार्जन स्टाइल से मुराद ये है कि आप लोग बड़े मुश्किल अल्फाज, लंबे लंबे सेंटेंसेस, मुश्किल सेंटेंसेस, टेक्निकल वर्ड्स, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल ना करें कभी भी राइट अप में। राइट अप आपका अच्छा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, छोटे सेंटेंसेस में, इजी वर्ड्स में। टर्मिनोलॉजी हम बदल नहीं सकते, लेकिन राइट अप जो है वो आप सिंपल रखें ताकि रीडर जो है उसको पढ़ने में आसानी हो। अगर आपका राइट अप पढ़ा नहीं जा सकता तो वो दूसरे बंदे को क्या फ़ायदा होगा टकरे मारने का। तो एथिक्स की बात जो यहाँ तक है कि आप अपने वर्ड्स में सिंपल सेंटेंस में ड्राफ्ट करें जो कि अंडरस्टैंडेबल हो। और तीसरी जो अहम बात इसमें है वो है प्लेजरिज्म। आपको पता है कि हम लोग जो है प्लेजरिज्म में किसी ना किसी हद तक, किसी ना किसी एंगल में इन्वॉल्व हो जाते हैं या खतरा रहता है कि हम इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो प्लेजरिज्म से हमने बचना है हर सूरत, और प्लेजरिज्म से अवॉइड करना है। और प्लेजरिज्म की डिफरेंट टाइप्स हैं। एक तो बिल्कुल डायरेक्ट हम कॉपी पेस्ट ही कर देते हैं, एक जो हम पैराफ्रेजिंग करते हैं या सेल्फ साइटेशंस करते हैं या दूसरों को प्रॉपर क्रेडिट नहीं देते। उनका जो है वो पेपर से कुछ ना कुछ ले लेते हैं लेकिन उनको प्रॉपर साइट नहीं करते। सेकेंडरी साइटेशन करते हैं, जो ओरिजिनल डेवलपर होता है उसको हम साइट नहीं करते, सेकेंडरी जो उसको साइटेशन शुरू कर देते हैं। ये नीचे जो है अभी मैं लिंक दिया है एक, जहाँ से आप लोग जो है वो एक पूरा का पूरा लेक्चर है 9-10 मिनट का, जहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ द प्लेजरिज्म और उनसे जो है वो बचने का तरीका जो है बताया गया है। तो इसको ज़रूर यहाँ से आप क्लिक करके देखिएगा। अभी हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है इसलिए मैं इसको यहाँ छोड़ रहा हूँ। इस लिंक को आप बाद में लेके तो आप वहाँ से इसको सुन सकते हैं। ये 8-9 टाइप्स हैं प्लेजरिज्म की जिनसे हमें बचना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट एंगल पे हम आगे हैं, एथिक्स वाइल पब्लिशिंग वर्क। जब हम पेपर को पब्लिश करने के स्टेज पे जाते हैं वहां पे भी एथिकल इशू जो हैं वो आते हैं बहुत सारे। कुछ हम जानबूझ के वायलेट करते हैं, कुछ हमसे होते हैं, कुछ हम प्रेशर में करते हैं। एक तो जब हम पेपर सबमिट करते हैं तो उस वक्त हमें जो है वो पेपर सबमिशन के हवाले से बहुत सारी स्टेटमेंट्स जो है वहाँ पे लिखनी होती हैं कि इसमें हमने कोई अनएथिकल काम नहीं किया, किसी इंसान को, जानवर को या पौधों को हार्म नहीं किया। एक तो वहाँ पे ये चीज़ें हमने डिस्क्लोज करनी होती हैं और वहाँ में हमने बताना होता है कि हमने कोई अनएथिकल काम जो है वो नहीं किया। तो उसके बाद जब आप पब्लिश करते हैं तो जर्नल भी इसमें कंसर्न होता है। वो कहता है कि मोर देन 1 जर्नल पर सबमिशन जो है वो अलाउ नहीं है, अनएथिकल है। कि अगर आप मेरे पास पेपर जमा करवा रहे हैं, एक जर्नल में जमा करवा रहे हैं, तो सेम टाइम आप दूसरे जर्नल में जमा ना करवाएं, क्योंकि हमने आपका पेपर लेके उस पर काम करना, उसका रिव्यू करना है, रिव्यू करके आपको बताना है। अगर आपका पेपर अच्छा हुआ तो फर्दर काम करके आपको काम को हमने आगे लेके चलना है, फिर पब्लिश करना है। अगर आप दूसरे जर्नल में भी लगे रहेंगे तो हो सकता है वहां से आपको जवाब जल्दी आए तो आप वहां चले जाएंगे, हमारी मेहनत सारी ज़ाया हो जाएगी। लिहाजा आप एक ही जगह पे एक टाइम पे पब्लिश करवाएं और दूसरी जगह पे उस टाइम पे पब्लिश ना करवाएं। लेकिन मैं इस बात से एग्री नहीं करता, क्योंकि ये अगर हम ऑथर की तरफ से अनएथिकल है कि वो 2 जर्नल में जो है वो जमा ना करवाए, तो फिर जर्नल की भी बहुत ज़्यादा ज्यादती होती है कि 6-6 महीने वो पेपर रिव्यू में लेके बैठे रहते हैं, 4-4 महीने रिव्यू में, साल भी रिव्यू में लेके बैठे रहते हैं। और ऑथर जो है वो 1 साल के बाद उसको पता चलता है कि उसका पेपर जो है वो रिजेक्ट हो गया। तो ये अनएथिकल प्रैक्टिस जो है वो दोनों साइडों पे चलती हैं। जर्नल्स भी अनएथिकल प्रैक्टिस कुछ करते हैं और उसी तरह से फिर ऑथर जो है वो भी करते हैं। ऑथर स्पेशली वो बच्चे जो एमएससी और पीएचडी के स्टूडेंट्स होते हैं और उनका टाइम फ्रेम लिमिटेड होता है, तो उनको जल्दी होती है कि जल्दी पेपर रिव्यू हो, जल्दी पेपर पब्लिश हो और हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो।
अच्छा, उसके बाद ऑथरशिप एंड कल्चर। ऑथरशिप एंड कल्चर ये एक बड़ी लंबी कहानी है। आपके मुल्क में, पाकिस्तान में, इंडिया में, दुनिया में ये जहर जो है वो फैल चुका है कि अब ये कल्चर आम हो चुका है कि मैं पेपर लिखता हूँ तो मुझे 2-4 लोग यार मेरा नाम डाल देना, मेरा नाम डाल देना। ये नाम डाले जाते हैं, कल्चर भी है और इलीगल भी है। अगर प्रूफ हो जाए तो इलीगल भी है और नहायत अनएथिकल है। आप हमेशा उसी पेपर को क्लेम करेंगे, उसी पेपर को दूसरों को दिखाना पसंद करेंगे जो आपने लिखा होगा। जो पेपर आपने नहीं लिखा, सिर्फ अपना नाम डलवा के अपने नंबर पूरे कर लिए हैं, पब्लिकेशन बढ़ा ली हैं, तो सारी जिंदगी आप उस पेपर को छुपाते ही रहेंगे, कभी दिखा ही नहीं सकेंगे, क्योंकि वो अनएथिकल काम आपने किया है। तो जो अनएथिकल काम है, इलीगल काम है, वो तो कभी भी आपने दिखाया है किसी को। तो वो काम, वो रिसर्च, आप सोचें अगर न्यूटन और दूसरे बहुत सारे रिसर्चर इसी तरह से काम करते हैं कि यार मेरा नाम भी डाल देना, तो क्या औकात होती है उनकी। तो वो पेपर जिसमें आपने काम किया है एज अ को ऑथर, पार्टिसिपेंट के तौर पे काम किया है, एक हिस्सा जो है मेथोडोलॉजी लिखी है, लिटरेचर लिखा है, डिस्कशन की है, एनालिसिस की है, तब तो यू शुड बी अ को ऑथर देयर। और आपको डिमेंशन का है, आप किसी स्पेशलाइजिंग किसी और डिमेंशन की, और आपके पेपर के अंदर नाम जो है वो डले हुए हैं और नंबर भी अक्सर चौथा पांचवा है, तो ये अनएथिकल भी है और शर्म की भी बात है हमारे लिए कि हमारे पेपर ऐसे हैं और हमारा वो एरिया नहीं है, हमारे पेपर जो हमारे छप रहे हैं। तो ये नंबर गेन करने के लिए तो पूरा हो जाता है, लेकिन मॉरली और एथिकली ये गलत है, बिल्कुल गलत है। आपने पेपर नहीं लिखा और उसमें आप नाम डलवाएं, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस है, चलती है, तो दैट्स ओके। नंबर ऑफ पब्लिकेशंस ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। उसके चक्कर में तू मेरा नाम डाल देना, मैं तुम्हारा नाम डाल दूंगा, और तुम मेरा पेपर नहीं पढ़ा होगा, मैंने तुम्हारा पेपर नहीं पढ़ा होगा, तो वो क्या रिसर्च होगी? वो एथिकल होगी? डेफिनेटली अनएथिकल होगी। तो इस तरह की रिसर्च जो है, नंबर ऑफ पेपर बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है कि एक पेपर आपका फिजिक्स का हो और एक फिजिक्स के दूसरे एंगल में हो, या एक आपका मैनेजमेंट का हो, एक मार्केटिंग का हो, एक फाइनेंस का हो। तो इस तरह के पेपर का कोई फायदा नहीं है, आपकी बीइंग अ रिसर्चर पर्सनैलिटी जो है वो खत्म हो जाती है। रेलिवेंट टू योर फील्ड, जाहिर है पेपर आपकी रेलिवेंट फील्ड का होगा तो एथिकल आप काम करेंगे। आप किसी और फील्ड में अपना नाम डलवा रहे हैं तो क्या एथिकल होगा कि आपने जो काम कहा, पढ़ा नहीं, समझा नहीं, उस पर आप जो है वो काम कर रहे हैं। उसके बाद एक और बड़ी चीज है शेयरिंग योर वर्क ऑन सोशल मीडिया। ये भी एक बहस है कि बहुत सारे लोग, रिसर्चर कम्युनिटी ये समझती है कि हाँ ये पेपर जो है, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर मैंने ये देखा कि पेपर जो है वो सोशल मीडिया पे अगर आपने पब्लिकेशन किया तो सोशल मीडिया पे अपलोड ना करें, सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं करना चाहिए। हालांकि मैं समझता हूँ कि अगर आपने जेन्युइन काम किया है, इफ़ यू आर द सोशल साइंटिस्ट, इफ़ यू आर द ट्रू रिसर्चर, और आपने कुछ फाइंडिंग की हैं, तो यू शुड शेयर ऑन द सोशल मीडिया। जो जर्नल्स हैं उनके पेज बने हैं सोशल मीडिया पे, वो आपकी जो रिसर्च है शेयर कर रहे हैं, वाई नॉट यू? हाँ, मसला तब पैदा होता है कि जब आपकी रिसर्च नहीं होती और आपका नाम उस पेपर में आ चुका होता है, और जब वो ऑनलाइन पेपर होता है, सोशल मीडिया पे आता है, तो लोग आपको शक की निगाह से देखेंगे कि भाई इस बंदे को ये काम आता नहीं था, इसका नाम कैसे आ गया इसमें। तो उस बंदे को ये डर होना चाहिए। अदरवाइज ये सोशल मीडिया पे आप अपना जो सोशल प्रोफाइल, रिसर्च प्रोफाइल शेयर करते हैं, यू आर प्रमोटिंग योर सेल्फ। जैसे कि मैंने लिखा सेल्फ ब्रांडिंग। जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस ही नहीं करेंगे, अपनी स्किल्स का इजहार ही नहीं करेंगे, अपनी वैल्यूज शेयर नहीं करेंगे, तो किस तरीके से आपकी नेटवर्किंग होगी, किस तरीके से फ्यूचर लर्निंग होगी, किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। तो ये अनएथिकल नहीं है अगर आप सोशल मीडिया पे अपना जेन्युइन काम शेयर करते हैं, ठीक है। हाँ, अगर आपका चोरीशुदा काम है, अगर मैंने कोई जो है वो अनएथिकल भी है और मैं डरूंगा भी वहाँ शेयर करते हुए, बट इफ यू हैव द जेन्युइन वर्क यू शुड शेयर। लेकिन जो हमने जनरल बात की है कि पेपर सबमिशन में हमें एथिक्स अपनानी चाहिए, पेपर सबमिशन में हमें एथिक्स अपनाने चाहिए, ऑथरशिप जब देते हुए वो हमें एथिक्स का ख्याल करना चाहिए कि हम इसमें क्वालिफाई करते हैं कि बस ऐसे ही चले जा रहे हैं।
नंबर ऑफ पब्लिकेशंस बढ़ाने के चक्कर में तो नहीं है। एथिक्स का ख्याल रखना जो है वो भी हमारे ऊपर लाजम है, और किसी ऐसे ऑथर को ऐड करना जो कि एलिजिबल नहीं है, और फिर किसी ऐसे ऑथर को निकाल देना या उसका डाटा चोरी करके या उसको निकाल के पेपर छाप देना कि जिसने कुछ ना कुछ सपोर्ट की हो, किसी ने कुछ कंट्रीब्यूट किया हो, ये भी इंतहाई अनएथिकल है। तो ये तमाम चीज़ें जो है एथिक्स के हवाले से जो है हमने इनसे बचना है। चाहे आप पेपर ड्राफ्ट कर रहे हो, चाहे आइडिया कंसीव कर रहे हो, चाहे आप पार्टिसिपेंट्स को ले रहे हो, चाहे उनका डाटा उनको रिक्रूट करें, उनकी जो है वो आप जो है उनसे कॉन्फिडेंशियलिटी, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन के हवाले से हो, तो हर जगह पे आपने एथिक्स को अपनाना है। एथिक्स के हवाले से, इस टॉपिक के हवाले से मैं एक लमसम एक बात कहूँगा आपसे, आप लोगों से, कि जैसे कि हमारे एक दीन में है कि वो चीज़ जो आपके दिल में धड़के, खटके, हदीस है कि आपका जो ज़मीर है वो सबसे। उसके बाद हम आते हैं आइडिया जनरेशन के ऊपर। आइडिया जनरेशन के ऊपर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं आपको सिंपल दो टेक्निक्स के ऊपर बात करूंगा आइडिया जनरेट करने के लिए। आइडिया दो तरीके से जनरेट होता है रिसर्च का। एक तो आप लिटरेचर के थ्रू आइडिया जनरेट करते हैं, चाहे रिसर्च पेपर पढ़ें, बुक्स पढ़ें, या किसी भी और हवाले से आप आइडिया जनरेट करें। और एक है आप सॉरी और एक है कि आप जो है वो इंडस्ट्री में जाएं और इंडस्ट्री से जो है वो क्वेश्चन निकालें, वहाँ से आइडिया लेके आएँ, वहाँ से रिसर्च गैप लेके और वहाँ पे रिसर्च गैप जो लेके उसके ऊपर काम शुरू करें। अब यहाँ पे जो पहली बात मैंने की कि गेट द आइडिया फ्रॉम द लिटरेचर। जो लिटरेचर से आप आइडिया लेते हैं उसका बेस्ट सोर्स होता है लेटेस्ट रिसर्च पेपर्स। जितने हम पीएचडी के एमएस के स्टूडेंट्स होते हैं, और क्योंकि हमारा टाइम लिमिटेड होता है, हम बेसिक रिसर्च के अंदर होते हैं, बेसिक रिसर्च कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, तो हमारा बेस्ट सोर्स जो है वो लिटरेचर है। अलबत्ता जब आप प्रोफेशनल हो जाएं, आप मैच्योर हो जाएं, तब आपके पास ये ऑप्शन आती है कि आप अप्लाइड रिसर्च की तरफ जाएं, आप इंडस्ट्री से रियल टाइम की जो प्रॉब्लम वो निकालें और उसके ऊपर रिसर्च कंडक्ट करें। तो वो जो इंडस्ट्री से आप आइडिया लेके आएंगे, जो इंडस्ट्री की रियल प्रॉब्लम उस वक्त उनको फेस हो रही होगी, वो लेके आएंगे, वो भी एक इनोवेटिव आइडिया होगा, और उसके ऊपर अगर आप रिसर्च करके कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स देंगे, डेफिनेटली उसका जो है वो फायदा पहुंचेगा उस कम्युनिटी को, उस ऑर्गेनाइजेशन को जिसको उस रिसर्च की ज़रूरत है। ये दो बेसिक तरीके हैं आइडिया जनरेट करने के। लेकिन बेशतर क्योंकि हम यहाँ पे स्टूडेंट्स ही बैठे हुए हैं, तो मैं आप लोग तमाम लोगों को रिकमेंड करूंगा कि लेटेस्ट अपनी फील्ड के रिसर्च पेपर पढ़िए, और हमेशा इम्पैक्ट फैक्टर रिसर्च पेपर पढ़िए, जो अच्छे पब्लिशर्स के रिसर्च पेपर हैं वो पढ़िए, और वहाँ से गैप्स जो है वो निकालिए। ये आपको बड़ी आसानी के साथ वहाँ से गैप्स मिल जाएंगे। कई दफ़ा कंसेप्चुअल पेपर होते हैं, वहाँ पे उनकी एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड होती है, वो गैप मिल जाता है आपको। कई दफ़ा वहाँ पे फ्यूचर सर्च डायरेक्शन में कुछ नए वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा दिए जाते हैं कि इनके ऊपर आप इन्वेस्टिगेशन करके देख लें। देयर आर सो मैनी वेज टू गेट द इनोवेटिव आइडिया फ्रॉम द लेटेस्ट गुड जर्नल्स, फ्रॉम द गुड पब्लिशर्स। बिल्कुल फजूल किस्म के जर्नल्स में घुसने की जरूरत नहीं है, जो बिल्कुल नकम्मे जर्नल, उनकी तरफ मत जाएं। अच्छा पेपर पढ़ेंगे, अच्छा लिखेंगे, अच्छा पब्लिश करेंगे, सिंपल। इसके अलावा जो रीडिंग वाली चीज़ें हैं वो मैं स्लाइड्स बाद में आपको शेयर कर दूंगा, आप लोग उसको पढ़ भी लीजिएगा। लेकिन मेरा ख्याल है जो बुनियादी चीज़ है मैं उसकी तरफ आता हूँ, वो है क्वेश्चंस, जिससे मेरा ख्याल है हम ज़्यादा कुछ जो है वो सीखने के काबिल होंगे। तो प्लीज थैंक यू वेरी मच। Participants, you can ask questions, and before asking questions, I would like to introduce yourself first. Like, you tell your name and the organization or university from which you belong,
and then we will take your questions. Please raise your hands. Okay, Hafsa. Sir, I want to ask. Yes, I मैं दिलीप कुमार, I can speak in English or Hindi. Yes, of course. Please. Yes. So myself, Dilip Kumar Mishra. I am doing a PhD in Revensa University, Cuttack, Odisha, India. And I'm also doing lectureship last 20 years in higher secondary schools. So सर ने बताया है कि सोशल मीडिया में आपका जो पब्लिश्ड हुआ है उसको मत डालना है, या कुछ करने के लिए जा रहे हैं उसको पब्लिश। सर मेरा कहना है कि रिसर्च गेट एक सोशल मीडिया है, रिसर्च गेट, उसमें क्या होता है जो सारे पब्लिशर है उनका जो पब्लिश्ड हुआ है उनको वो भी डाल देते हैं, और हम वहां से डाउनलोड भी करते हैं, कुछ कुछ लिंक देते हैं, हम रिसर्च गेट से डाउनलोड करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए। Thank you, Dilip. Actually, I was talking about your personality as a researcher. When you publish your papers, when you get success in publishing good journals, good papers, then you display your papers, your success stories on your Facebook ID or the other social media platforms. Actually, it means you are showing your contribution to the society. If you are the genuine researcher and this is your genuine research, then you can claim both things. One, you can increase the networking with the good researchers. Secondly, you should be appreciated by the society because you are doing research for the society, and society should appreciate, because that is the motivation for the next research. Because usually we are not getting so much funding from the different funding agencies. We are self-made researchers, and after that we get the published work. Actually, journals promote the work according to their strategies. They are not portraying the individual researchers. If you are doing very well work, but they are not highlighting you anywhere, but they are highlighting their journals. So that's why I'm saying that if you are the genuine researcher and you are getting good publications, you should share on your ID at the social media, because this way you will become the brand of your research area. Another question. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Sir. Thank you. Another question I have, that is about the plagiarism. Sir, देखिए plagiarism का कितने सारे सॉफ्टवेयर है। Turnitin, I am speaking about Turnitin. तो मैं लिखने के लिए जा रहा हूँ, तो different, I am attached with two organizations, that is CSIR lab and also state government university. So CSIR lab में हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है वो अलग का प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट का जो यूनिवर्सिटी है वो भी दूसरे किस्म। इस दोनों प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर में आप एक थीसिस को आप प्लेगरिज्म चेक करेंगे तो डिफरेंट परसेंटेज आ रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए। हाँ, ये इसका वैसे तो मैं बड़ा सिंपल आपको जवाब देता हूँ। प्लेजरिज्म चेक करने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप अपने हार्ट के ऊपर अपना हाथ रखें और उससे पूछें कि मैंने कितनी चोरी की है। अगर मैंने जो किया है तो मेरा हार्ट फौरन मुझे एक सेकंड की रिपोर्ट दे देगा, ये काम हुआ है। दैट इज द बेस्ट वे। इन माने कि मैं शाज़ो नादर ही पेपर अपना सबमिट करने से पहले चेक करता हूँ कि इसमें प्लेजरिज्म है कि नहीं है। जो आप बात कर रहे हैं कि डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट रेट्स प्लेजरिज्म के निकल आते हैं, एक तो वो वहाँ पे सॉफ्टवेयर होते हैं यूजली। अगर सॉफ्टवेयर भी एक है तो फिर उसके ऊपर जो बैक एंड पे कंडीशंस इंपोज करते हैं, हो सकता है सेंट्रल वाले कुछ और कंडीशंस लगा रहे हैं बैक एंड के ऊपर, और जो दूसरे प्रोविंशियल लेवल पे हम कुछ और कंडीशन के तहत आपका जो है वो डाटा चेक कर रहे हैं, तो उसकी बुनियाद के ऊपर कई दफ़ा रेशो ऊपर नीचे हो जाती है। लेकिन बेस्ट यही है कि आप अपने हमेशा
मेरी प्रैक्टिस यही है कि अपने दिल को जो है वो सॉफ्टवेयर बनाइए और उससे पूछिए कि व्हाट आई एम डूइंग। if the heart is satisfied, everything is okay. सर पैराफ्रेजिंग जो बारे में आप बोले, पैराफ्रेजिंग करते हैं हम, एक शब्द तो हम एक सेंटेंस, यस, अगर किस साइंटिस्ट का एक स्टैंजा या लाइन, वो कोट क्या है, उनको वो कोट को हम नहीं बदल सकते हैं। जैसे फेनमैन का मैं आपका देता हूँ लेक्चर, वो उसका कोड जो है उनको हम नहीं बदल सकते हैं, वो पूरा कोड हो गया है। मगर आप जब डाल देती हैं, उनके नाम पर डाल देती है, वो प्लेगरिज्म में आ जाती है। सर क्या करेंगे हम, ये तो मुश्किल हो जाता है, वो परसेंटेज में आ जाती है। देखिए जो कोटिंग है उसकी भी एक रेशो है कि अकॉर्डिंग टू ये रेफरेंस स्टाइल जो है या जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक कोटिंग की एक रेशो है। एक तो आपने जो उसकी कोटिंग डाली वो कितने परसेंटेज थी, वो आपको गाइडलाइन बताते हैं कि इस परसेंटेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा है तो उसकी क्या कंडीशन है, आप उसके मुताबिक उसको जो है वो इन्वर्टेड कॉमा में या ब्रैकेट्स में जो भी आगे उसके करेंगे। और तीसरी बात ये है कि अगर उनके आगे रेफरेंस आप लोगों ने डाले हैं साइटेशन में, उसकी वजह से रेशो बढ़ रही है, तो वो रेशो को अगर आप जस्टिफाई कर सकते हैं उस कमेटी के सामने जो एथिक्स कमेटी है कि व्हाई दिस रेशो इज इंक्रीजिंग, because many times you have the genuine reasons to add the inverted comma citations, inverted comma paraphrasing like that. Yes. You have to convince the committee that this is a requirement of the work. If you will not add, there will be some misconception or shortage regarding the research. So that is the way. Otherwise, normally there are some certain limit you can use the inverted comma or copy paste material from the source material. So try to avoid the copy pasting or the inverted comma material. If you have some serious issue because you cannot avoid, like the definitions of formulas, equations, you cannot avoid, so you can add, and you have to convince the committee. विकिपीडिया में कुछ हम ले सकते हैं, विकिपीडिया से हम कुछ ले सकते हैं, विकिपीडिया से ले सकते हैं, जितना मर्जी ले लें, लेकिन कल को एडिट हो गया तो कौन वेरीफाई करेगा? yes, ये एक सिंपल रूल है। आप नॉट ओनली विकिपीडिया, यू मस्ट नोट डाउन दैट every source which is editable, that is not the authentic reference, so we should avoid it. नहीं, कुछ विकिपीडिया से ले। Next question please. Yes sir, are you hearing me? Yes, now. yes sir, विकिपीडिया से कुछ मटेरियल लेकर हम साइटेशन कर सकते हैं या रेफरेंस डाल सकते हैं? एक्चुअली विकिपीडिया पे जितना भी मटेरियल है वो किसी ना किसी सोर्स से आया होता है, तो आप विकिपीडिया को रेफरेंस बनाएं, वहां से डाटा लें, पढ़ें, समझें, लेकिन उसके बैक एंड पे सोर्स ढूंढ लें ये कहां से आया है, तो वहां से आप जाके सोर्स से जो है उसको साइट कर लें। Mr. Dilip, thank you very much for your question, and thank you very much for joining us. Thank you. We have another question from Miss Hira. We can take her question. Let me unmute her. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Yes, first introduce yourself and then ask the question, please. Okay, ma'am. I'm Hira, first student of Arid University. I'm doing HRM, BD HRM pardon. Here, my question is, as जिस पे ने बताया कि benefits should be greater than harm or should be considerable. थोड़ा ऊंची बोले, मुझे आवाज कम आ रही है। जरा थोड़ा ऊंचा बोलें बेटे, थोड़ा सा ऊंचा बोलें। ओके मैम। मैम जैसे सर ने कहा कि बेनिफिट्स जो है वो ग्रेटर होने चाहिए, बेनिफिट्स की रेशियो ग्रेटर होनी चाहिए हार्म से, और वो कंसिडरेबल होनी चाहिए, तो हम हार्म्स को कैसे मेजर कर सकते हैं कि वो ग्रेटर ही है या नहीं, स्मॉलर है, क्या रेशियो उनकी चल रही है? हाँ, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी थी कैंसर्स के पेशेंट की, तो हम उनके ऊपर जब रिसर्च कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली कई दफ़ा हमें ये खदशा रहता है कि इनको ये दवाई रिएक्शन ना कर जाए या कुछ थोड़ा बहुत जो है वो नुकसान ना हो। तो ये जो थोड़ा बहुत नुकसान की जो रेशो है, इसको मद्देनजर रख के फिर हम उसकी पार्टिसिपेंट की कंसेंट लेते हैं, फिर भी उसकी कंसेंट लेते हैं रिटन फॉर्म में कि आपके साथ ये छोटा मोटा इशू खुदा न खासा पेश आ सकता है, तो हम ये काम करने जा रहे हैं। उसके बाद अगर पेशेंट या पार्टिसिपेंट जो है वो एग्री करता है
और आप उसको बताते हैं कि इसका बेनिफिट का लेवल क्या है, कि अगर ये मेडिसिन हम सक्सेसफुल कर गए तो व्हाट विल बी द बेनिफिट। रिसेंटली आप ये कोविड-19 की वैक्सीन को अगर आप देखें तो इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट रहे हैं, हर मुल्क में ट्रायल होते रहे हैं। तो वो ट्रायल करवाने के लिए वो 3-3 हज़ार रुपया जो है आपको पार्टिसिपेंट को देते भी थे और साथ आप कंसेंट लेते थे कि भाई ये हम वैक्सीन लगा रहे हैं, हमारी तसल्ली है, लेकिन फिर भी इसमें छोटे मोटे इश्यूज जो हैं वो हो सकते हैं। इफ़ यू आर एग्री टू एज अ वॉलंटियर यू आर वेलकम। तो इस तरह के हार्म की एक रेशियो रहती है। ये नहीं है कि बिल्कुल ब्लाइंड होता है, रिस्क लिया जाता है, कंट्रोल रिस्क होते हैं, लेकिन क्योंकि ह्यूमन एरर जो है वो इन्वॉल्व हो सकती है, इस पर्सपेक्टिव में कंसीडर की जाती है कि मिनिमम हार्म हो और मैक्सिमम बेनिफिट हो, देन वी शुड गो ऑन। Okay, thank you, sir. Now let us take another question, and the question who has waved the hand, Imran Haider. Yes, you can ask the question. Let me unmute you. Yes, Imran. Walaikum assalam. Sir, I am Imran Haider, student of BBA Honors Finance from University of Arid Agriculture, Rawalpindi. Okay. So my question is how the idea generation for basic and applied research is different. बेटा मैंने आपको अभी सिंपल बताया है कि बेसिक रिसर्च जो है वो यूजुअली और नॉर्मली हम कंडक्ट करते हैं ये यूनिवर्सिटीज़ में, कंट्रोल एनवायरनमेंट में, जिसके अंदर जो है वो कोई ऑलरेडी प्रॉब्लम हमें दी नहीं जाती, कोई हमें जो है वो प्रॉब्लम एक्सप्लोर करके नहीं दी जाती कि इसका हमें सोल्यूशन चाहिए। बेसिक रिसर्च से आप समझे कि बेसिक रिसर्च एक्चुअली इट्स अ लर्निंग प्रोसेस स्टेज। तो यूनिवर्सिटी लेवल पे आप अपने तौर पे आइडिया जनरेट करके, लिटरेचर से ड्राइव करके, बेसिक जो है वो मेथडोलॉजी और बेसिक टेक्निक्स अप्लाई करके आप जो है वो काम करते हैं और वहाँ से डाटा कलेक्ट करके और फिर उसको पब्लिश करते हैं। दैट इज़ द बेसिक रिसर्च एंड बेसिक रिसर्च आइडियाज़। और जब आप प्रोफेशनली काम करते हैं और एज अ कंसल्टेंट काम करते हैं और आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन की ड्राइव प्रॉब्लम यानी अप्लाइड, जहाँ पे वो रिसर्च अप्लाई हो रही होती है, जहाँ पे वो प्रॉब्लम निकल के आता है, तो दैट इज़ अप्लाइड रिसर्च। और वो प्रॉब्लम जो जिसको हम हल करते हैं और वो जो आइडिया होता है दैट इज़ अप्लाइड रिसर्च आइडिया। हम जो इसी लेवल पे यूनिवर्सिटी लेवल पे आप बच्चों को हम तैयार करते हैं, तो हम बेसिकली बेसिक रिसर्च से आपकी डेवलपमेंट शुरू करते हैं कि आप मेथोडोलॉजी टेक्निक्स ये सीखें, और उसके बाद जब आप एज अ सक्सेसफुल रिसर्चर क्वालिफाइड बन के निकलें तो देन यू ट्राई टू फोकस ऑन द अप्लाइड रिसर्च, टू यू हैव टू सर्व टू द इंडस्ट्री आफ्टर दैट। So this is a difference. Okay, sir. Thank you. Now let us take another question. Question is from Hafsa Nasir. Let me unmute her. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. Hafsa Nasir from Arid Agriculture University doing BBA Honors in Human Resource Management. सर मेरा ये क्वेश्चन था कि हम लोग प्लीज आप थोड़ा सा गाइड कर देंगे कि हम अपने सेल्फ प्लेजरिज्म को कैसे अवॉइड कर सकते हैं या उसके साथ डील कैसे करें। मैंने तो सेल्फ प्लेजरिज्म दो तरह के, एक तो है सेल्फ साइटेशन, आप उसकी बात कर रही हैं या कॉपी पेस्ट की बात कर रही हैं आप? सर कॉपी पेस्ट भी और जो साइटेशन का भी होता है, दोनों के बारे में थोड़ा सा गाइड करें। ओके, देखिए जो नॉर्मली स्टूडेंट्स का इशू होता है वो होता है कॉपी पेस्ट का, यूजुअली जो हमारी नज़र में आता है। तो मैंने बड़ा सिंपल पहले भी बताया है कि आप पढ़िए, सोचिए और फिर लिखिए। नॉर्मली स्टूडेंट जो है ये दरमियान वाली स्टेज स्किप कर जाता है, वो पढ़ता है और लिखता है, सोचता नहीं है। जब सोचता नहीं है तो जाहिर है फिर वही वर्ड वो छापेगा, वही सेंटेंस आगे पीछे करेगा, उसके सिनोनिमस चेंज करेगा, सेंटेंस को छोटा बड़ा करेगा, आगे पीछे करेगा, लैंग्वेज को बदलेगा। वो चीज़ जो है वो अल्टीमेटली प्लेजरिज्म ही है। आप उसमें पकड़े ही जाएंगे और सारी ज़िंदगी आप मुख्ताज रहेंगे लोगों के कि हमारी जो है वो राइट अप जो है वो कैसे ठीक होगा, कौन बताएगा सही है कि नहीं सही। प्लेजरिज्म निकलता रहेगा, आप सही करते रहेंगे। लेकिन अगर आप ये टेक्निक अडॉप्ट कर लें कि आप पढ़ें, उसको सोचें, माइंड में बनाएं और फिर आप लिखें, तो फिर वर्ड भी आपके अपने होंगे, सेंटेंस भी अपने होंगे, लॉजिक भी आपकी अपनी साथ आएगी और फिर उसमें प्लेजरिज्म नहीं आएगी। ये आप एक्सपेरिमेंट करके देखें तो
आई होप सो कि ये इशू नहीं होगा। Thank you, sir. Now let us take another question from Azima Noor. Assalamu alaikum, sir. My name is Walaikum Azima assalam. BBA from Edit. Firstly, thank you for this informative session. And the question I have is, does the creativity of an individual plays any specific role for effectively generating an idea or not? आपकी आवाज नहीं, मुझे जरा काइंडली दोबारा क्वेश्चन पूछेंगी? Yes, sir. Does the creativity of an individual plays any specific role for effectively generating an idea? और दूसरी ऑप्शन क्या साथ? Sir, just here. मैं जो आपका क्वेश्चन समझा हूँ वो ये है कि आप समझ रही हैं कि इंडिविजुअली आप एक क्रिएटिव आइडिया सोच सकते हैं वर्क प्लेस पे, ये पूछ रही हैं क्वेश्चन? Yes, sir. मीन्स आपकी क्रिएटिविटी आपको हेल्प करती है, कितना हेल्प करती है आपके आइडिया जनरेशन में? देखें, क्रिएटिविटी एक्चुअली इस लेवल पे तो सिंपल एक्सप्लोरेशन है। जितना आप अगर आप बेसिक रिसर्च में हैं तो जितना आप लिटरेचर एक्सप्लोर करेंगे उतना ही क्रिएटिव काम आपके सामने आएगा और उसमें से क्रिएटिव आइडिया जन्म लेगा। जितना हम कम एक्सप्लोर करेंगे, जितना सती तौर पे हम ऊपर से एक दो पेपर पढ़ के और उसमें से आइडिया पकड़ेंगे तो उतना ही कम इनोवेटिव क्रिएटिव आइडिया होगा और उतनी रिसर्च जो है वो एक नॉर्मल रिसर्च होगी। इसलिए क्रिएटिव होने के लिए एक्सप्लोरेशन जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। और इंडिविजुअल लेवल पे आप काम कर रहे हैं तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जब आप फ्रेश रिसर्चर होते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि आपको मैक्सिमम डिस्कशंस में जाना चाहिए, मैक्सिमम लोगों से पूछते रहना चाहिए, डिस्कस करते रहना चाहिए, सीखना चाहिए कि कहीं मैं कोई गलती पे तो नहीं हूँ, ताकि मेरी करेक्शन हो जाए। तो ये जो सीखने का अमल है शुरू में, ये आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए और वहाँ से फिर आहिस्ता से आपको जो टेक्निक्स हैं वही आपको क्रिएटिविटी की तरफ लेके जाएंगी। और हो सकता है जो कि हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि एक क्रिएटिविटी, एक टेक्निक एक्सप्लोर करने की एक बंदे से पता चले, दूसरी जो है दूसरे से चले, तीसरी चौथे से चले। तो शुरू के दिनों में आप इंडिविजुअल लेवल पे काम करें बेशक, लेकिन लोगों के साथ इंटरेक्शन में रहें। आइडिया शेयरिंग बड़ा ज़रूरी है। हमारे मुल्क में बदकिस्मती से कल्चर को इस तरह का डेवलप हो गया है कि आइडिया शेयर करते हैं जैसे कि अगर आइडिया शेयर कर दिया तो मेरा खजाना को लूट के ले जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है। यू मस्ट शेयर द आइडिया एंड गेट द फीडबैक, क्योंकि आपका आइडिया चोरी कोई कर सकता ही नहीं है। आपके माइंड से कैसे वो वर्ड निकाल सकता है, कैसे सेंटेंस निकाल सकता है, आप कौन सी थियरी इस्तेमाल करेंगी, आप कौन सी रेफरेंस इस्तेमाल करेंगी, कौन से पेपर आप पढ़ेंगी, वो किसी के पास दूसरा कर ही नहीं सकता। So don't worry about that. जी, next. Okay, sir. Okay. Now we have question from Saman Gohar. Let me unmute. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. I'm Saman Gohar from GCUF and doing my MSBA from GC. Sir, here my question is, ethics is something about gray, not black, not white. So, how can we take care of all ethical values of respondents? Every person has different social value or different ethical values. हाँ जी, मैंने इसलिए आप शायद मेरे भी आपने लेट ज्वाइन किया हो, मैंने एक लफ्ज बोला था रिलेटिविज्म। एक पैराडाइम है रिसर्च में। आप जिस सोसाइटी में रह रहे होते हैं, जिस कल्चर में रह रहे होते हैं, जिस रिलीजन के तहत और जिस रीजन के तहत आपकी ज़िंदगी गुजर रही होती है सोसाइटी में, उसकी जो वैल्यूज़ हैं, उसका जो कल्चर है, वही वैल्यूज़ हैं और वही मॉरल वैल्यूज़ जो हैं वो एथिक्स बनते हैं। वहाँ से उन्हीं को आपने फॉलो करना है, उन्हीं के मुताबिक आपने चीज़ें लेके चलनी है। दुनिया में कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है जो आपसे कहे कि झूठ बोलें, कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है जो चोरी को पसंद करे, कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने को पसंद करे। तो ये दुनिया में जो जनरल मॉरल रूल्स हैं उस पर एग्रीड सब लोग। कुछ चीज़ा चीज़ें होती हैं जो छोटे लेवल पे होती हैं, इंडिविजुअल लेवल पे सोसाइटीज़ में, तो वो तो हमेशा जब आप रिसर्च क्वेश्चन डेवलप करें और ऑब्जेक्टिव डेवलप करें तो ये मद्देनजर रखें कि किस सोसाइटी पे आपने अप्लाई करना है सर्च को, तो उसके मुताबिक आपकी मेथोडोलॉजी और आपने उन चीज़ों को जो है वो कंसीडर भी करना है। कहीं कोई रिलीजियसली हर्ट तो नहीं हो रहा, कोई कल्चरली हर्ट तो नहीं हो रहा,
ये चीजें आपने मद्देनजर रखनी है, इसलिए इसको ग्रे कहा जाता है क्योंकि ये वेरिएट करता रहता है मुख्तलिफ सिचुएशंस में। हेलो, कैन यू हियर मी Yes. सर? Yes, 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 Sara. ओके सर, मैं यहाँ पे पूछना चाह रही हूँ, जैसे लाइक हम एक ऑर्गेनाइजेशन Sara, please introduce yourself first. Sara, अपने आप को Okay, introduce कर लें. जी जी, sure, No sure. problem. My name is Sara and I'm from GC University Faisalabad. Alright. Okay, सर मैं पूछना चाह रही हूँ कि लाइक अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन से डाटा लेते हैं और वो वहाँ पर जॉब का इतना प्रेशर है कि हम बहुत कन्विंस करने के बावजूद भी हम एक जेन्युइन डाटा कलेक्ट नहीं करता, जेन्युइन डाटा जो हमें हमारी रिसर्च में हेल्प आउट कर सके प्रॉपर्ली। बड़ी सिंपल सी बात, हमें वो वजह ही जाननी पड़ेगी ना कि लोग क्यों नहीं दे रहे डाटा। अब जो वजह सामने आएगी उसके मुताबिक ही स्ट्रेटजी बनेगी, क्या कि मैनेजमेंट का प्रेशर है, कोई कल्चरल इशू आ रहे हैं, कोई जेंडर का इशू है, कोई रिलीजियस इशू है, तो वो जब तक इशू समझ नहीं आएगा उसी के ऊपर स्ट्रेटजियाँ बनाएंगे ना, उसी के ऊपर जो है वो काम करेंगे, तो उसके मुताबिक हम चेंज करेंगे अपना मेथड। हो सकता है कि हम फीमेल ऑर्गेनाइजेशन में जाके मेल लोग डाटा इकट्ठा कर रहे हैं और टॉपिक वो सेंसिटिव हो, तो हमें अपने जो डाटा कलेक्टर हैं वो बदलने पड़े। तो ये एक्चुअली डिपेंड करता है एक्चुअली सिचुएशन कहाँ पे है, किस ऑर्गेनाइजेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है और उसकी डाटा गलत देने की वजूहात भी क्या है। ये चीज़ें अगर समझ आएंगी तो उसकी बुनियाद के ऊपर जो है हम ये चीज़ डिसाइड करेंगे। और फिर जब कंसेंट हम लेते हैं अब पार्टिसिपेंट्स की, तो मैंने शुरू में जो बताया था कि आप तमाम चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं और उसके बाद जो वॉलंटियर लोग करते हैं कि वी आर रेडी टू ज्वाइन योर स्टडी एज अ पार्टिसिपेंट, तो वो नॉर्मली लोग डाटा ठीक देते हैं क्योंकि उनके ऊपर कोई कोर्शन नहीं होता, कोई थ्रेट नहीं होता, प्रेशर नहीं होता और तमाम पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स उनको एक्सप्लेन कर दिए जाते हैं। सो ये नॉर्मली तो लोग नहीं करते, लेकिन अगर आप समझते हैं कि फिर भी कोई इस तरह का इशू है तो फिर वो इंडिविजुअली देखना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन में इशू है क्या, क्यों नहीं डाटा आ रहा। तो वो भी एक बजात खुद एक रिसर्च है जिसकी बाद में आप उसके ऊपर भी एक पेपर लिख सकते हैं कि व्हाई दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस and the employees are hesitate to give the true data. Okay, sir. Okay. Now let us take one last question from Miss Iram. जी, thank you Afshin. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा जो क्वेश्चन है वो एकेडमिक पर्सपेक्टिव से है। Sir, what is the best way of addressing ethical behaviors of faculty member in the university? जैसे आपने थोड़ी सी बात की है यूनिवर्सिटी में भी जो हमारे एथिकल इश्यूज हैं रिसर्च के हवाले से, तो वहाँ पे लिमिटेड फंड्स हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड है, टाइम भी कम है, पब्लिकेशन प्रेशर भी है, तो हम इसको एथिकल इशू के बजाय हम इसको नेटवर्किंग का भी एक पर्सपेक्टिव ले सकते हैं ना, क्या एक दूसरे के साथ शेयरिंग हो रही है, रिसोर्सेज की आइडियाज की शेयरिंग हो रही है, तो एक दूसरे का नाम जो है यूज करने से मेरा ख्याल है सर कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? मैंने जो बात की थी, देखें नाम दो तरह से होता है ना। अब कोई डॉक्टर समरमंद मुबारक है और एक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है, दोनों साइंटिस्ट हैं। अगर डॉक्टर अब्दुल कदीर ने कोई पेपर लिखा है और डॉक्टर समरमंद मुबारक उसे कहते हैं कि यार मैं साथ काम करता हूँ या मेरा भी नाम साथ आएगा, तो वो तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर डॉक्टर कदीर को मैं कहूँ कि यार मेरा भी नाम डाल देना साथ, तो फिर कैसा रहेगा? ये रिसर्च जो है वो नेटवर्किंग होती है कंट्रीब्यूशन की बुनियाद पे। 2 लोग 3 लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक पेपर को मेथोडोलॉजी पे काम करता है, कोई एज ए लीडर पेपर को लेके चल रहा है, एक डाटा कलेक्शन पे काम करता है, दैट इज अंडरस्टैंडेबल एंड दैट इज वेरी पॉजिटिव। लेकिन एक ये है कि एक पेपर तुम लिखो, एक पेपर मैं लिखता हूँ, तुम मेरा नाम डाल देना, मैं तुम्हारा नाम डाल दूंगा, तो व्हाट इज दिस रिसर्च? ये तो कमेटी डालने वाली बात हो गई ना। रिसर्च जो है वो तो आपने कुछ चीजें देनी है जिसकी बुनियाद पे आप नाम वहां पे लिखा रहे हैं कि मैंने ये रिसर्च में कंट्रीब्यूट किया है। तो अगर कंट्रीब्यूशन जो है वो ये है कि आपने ₹1,00,000 दिया है या ₹50,000 दिए हैं, दिस इज कंट्रीब्यूशन, तो दिस इज अनएथिकल एंड दिस इज नॉट द एक्चुअली रिसर्च। एक्चुअली यू आर बाइंग द रिसर्च टू गेट द प्रमोशन एंड गेट द अदर बेनिफिट फ्रॉम द सोसाइटी एंड द अदर ऑर्गेनाइजेशंस इन कैरियर।
Yes, sir. Yes, agreed. Okay. Okay, sir. There is one last question. Someone has asked me in chat that, sir, आपका एक जैसे थीसिस होता है, स्टूडेंट्स का प्रोजेक्ट होता है और वो उसको जर्नल में पब्लिश करवाना चाहते हैं, क्या वो उसको रीराइट उन्हें करना होता है या वो एज इट इज उसको सबमिट करा देते हैं? तो जब एज इट इज सबमिट करा देते हैं वो तो प्लेजरिज्म आ जाता है. फॉर एग्जांपल टर्निट10 की रेपोजिटरी में सेव हुआ हुआ है या यूनिवर्सिटी के डेटाबेस में सेव हुआ हुआ है, तो उनका प्लेजरिज्म आ जाता है. तो सर क्या ये जर्नल्स इस तरह एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते? क्या पॉलिसी है इस बारे में? नहीं, जर्नल्स जो हैं वो इस पे इशू नहीं उठाते यूजली. मैंने जो हमारे बच्चे रही हैं उसमें ऐसा नहीं होता. लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि जो थीसिस होता है और जो पेपर हो तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है राइटअप में, ड्राफ्टिंग में, और बहुत सारे रेफरेंस भी बदलते हैं, कुछ टेक्निक्स कम करते हैं, कुछ और डालते हैं, तो उससे पेपर वैसे ही मोर देन 70 to 80% बदल जाता है. ठीक है ना. अब थीसिस आपका 15 वर्ड का है या आपने कोई 20,000 वर्ड का है और पेपर आपका 7-8 हज़ार में है, और उसको जब आपने डाउन करना है फिर उसको फर्दर इम्प्रूव भी करना है सेंटेंसेस को, क्योंकि थीसिस आपने जल्दी में बहुत ज़्यादा लिख दिया था, आप सेंटेंसेस को ट्रिम कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जब आप करते हैं तो पेपर वैसे ही बदल जाता है. और ये बदलनी चाहिए भी. अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छी जगह पब्लिश हो तो यू मस्ट चेंज इट, improve it. Yes, sir. Sir, ठीक है. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू, आपने रमजान में और अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला. और सर इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे, और आई होप कि हमारे स्टूडेंट्स ने और जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उन सब ने ही बहुत सारा कुछ लर्न किया होगा, बहुत सारी उन्हें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि उन्होंने आपके साथ मौका मिला कि आपने उनके साथ बात की. थैंक यू वेरी मच सर. जज़ाकल्लाह खैर. थैंक यू. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज सर. अल्लाह हाफिज.